हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है ना। PYQ क्वेश्चन जो 15 है ना 9/2022 में पूछे गए हैं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग आपको ना साइंस के अर्थात विज्ञान के ना जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 15/9/2022 को, है ना, हम लोग उसको है ना देखने वाले आज। तो देख सकते हो एग्जाम के लिए संजीवनी बुट्टी की तरह ये काम करेगा, ठीक है ना। याद रहना, है ना, 100% आपको बेहतर नंबर दिलाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को क्वेश्चन बैंक तो करके ही जाना है कम समय के लिए, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों, आज के सेशन हम लोग करते हैं स्टार्ट। देख सकते हो विज्ञान का क्वेश्चन है ना आपका 86 नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं यहाँ से फटाफट स्टार्ट। और आप सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है ना। और जिनका आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा तो फिर आप लोग साथ में आंसर कमेंट भी करके चलते रहना, है ना। मेरे से पहले आप लोग आंसर कमेंट करना अगर आपको आंसर पता होगा तो, ठीक है। चलिए तो देख सकते हो बच्चों, आज का 86 नंबर सवाल आपके सामने में आ चुका है। 1990, ठीक है ना, 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था, ठीक है। कितना प्यारा सवाल पूछा गया, देखिए ध्यान से देखिएगा। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था, है ना। पदार्थ मतलब जानते हो ना, जो जगह झेकता है ना, जिसमें स्थान घेरने की प्रवृत्ति होती है ना, जिसमें आयतन होता है, उसी को ना कहते हैं बाबू पदार्थ, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो ना पदार्थ को 3 अवस्थाएं बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्था को ढूंढ लिया था। तो आपका आंसर 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका आंसर होना चाहिए था 5। आपका आंसर क्या होना चाहिए था बच्चों? 5, ठीक है ना। उस टाइम पदार्थ को 3 अवस्थाओं के बारे में ढूंढ लिया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले ठोस, फिर द्रव और उसके बाद फिर बच्चों आपको गैस, ठीक है ना। ये 3 तो आप लोग को याद ही है। और 2 और भी था, एक था आपका प्लाज्मा और एक आपका था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। ये 5 थे, ठीक है। चलिए तो आशा करेंगे 86 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 86 का आपका बच्चों यहाँ पे सी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। आइए सारे बच्चे सेकंड सवाल पे आइए, 87 नंबर पे आइए। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले दिया बोल्ट। तो बोल्ट जो होता है ना बच्चों, ये विभवांतर के ऐसे मात्रक होते हैं। किसको तो मेरे बच्चों? तो ये होते हैं विभवांतर के, याद रखना है ना। विभवांतर के होते हैं, ठीक है ना। विभवांतर के होते हैं। किसको तो मेरे बच्चों? ये होते हैं विभवांतर के होते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। और दूसरा है ओम। ये होता है बच्चों प्रतिरोध का ऐसे मात्रक। किसको होता है मेरे बच्चों? ये प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। अगला है एम्पियर। ये होता है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक। किसको तो मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और अगला है कूलम। तो बच्चों कूलम किसका ऐसे मात्रक होता है? ये आवेश के ऐसे मात्रक होते हैं। किसके ऐसे मात्रक होते हैं? आवेश के। तो हमको कहा जा रहा था विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है बच्चों? तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक मेरे भाई ना एम्पियर होता है। क्या तो मेरे प्यारे बच्चों? एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे 87 के ना आपके सी आंसर 100% सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए सारे बच्चे आना 88 नंबर पे ध्यान से जरा, ठीक है। तो 88 में क्या करा बाबू? हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई गुब्बारा है, ठीक है बच्चों, ये गुब्बारा है मान लो, ठीक है ना। अगर इस गुब्बारा में क्या किया जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस भर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो गुब्बारा को अगर हवा में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा गुब्बारा के साथ, है ना। ऑप्शन ए में कह रहे हैं कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और वह हवा में तैरेगा, है ना। मतलब वह हवा में तैरेगा, बिल्कुल बात सही है। हम जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है ना, वो क्या होता है ना, ऑक्सीजन सबसे क्या होता है? हल्का होता है। जिसके कारण क्या होगा? वो हवा में कुछ ऊपर तक उठेगा, फिर वो हवा में क्या करेगा? तैरने लगेगा। बिल्कुल ये बात सही लिखा है। तो यहाँ पे बच्चों ना आपके 88 के ना आपके यही आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए था, ठीक है ना। वैसे बी में क्या कह रहा था? तो बच्चों बी में कह रहा था आप लोगों से कुछ खास ऊंचाई तक उठकर विस्फोट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सी में क्या दिया है? कुछ खास ऊंचाई तक उठकर पुनः नीचे धरती की ओर पहुंचेगा। बिल्कुल नहीं। और डी में दिया अंतरिक्ष में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा भी नहीं, ठीक है ना। कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा फिर वो हवा में तैरेगा। यही वाला बात सही हो जाएगा बच्चों। तो 88 के आपके ये आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। अगर साथ में बच्चों अगर आपको वीडियो का थोड़ा भी अच्छा लगता होगा, है ना, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाओगे, लास्ट में अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना मैं आप लोगों को समय से पहले करवा दूंगा। और हम लोग प्रत्येक दिन शाम में 7:30 बजे लाइव क्लास आते हैं ना डील का। तो आप लोग प्रत्येक दिन शाम में 7:30 बजे जुड़िए, अपना बेहतर से बेहतर स्टडी करिए, ठीक है। हाँ, और अगर PDF चाहिए ना तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस व्हाट्सअप आपको ज्वाइन करना है 8507863061, ठीक है ना। ये व्हाट्सअप नंबर अपना रहा 8507863061, जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर पूरा PDF अगर आप लेना चाहते हो ना तो आप टेलीग्राम, है ना, टेलीग्राम पे MS डुमरी सर्च करोगे ना तो अपना एकलौता चैनल आ जाएगा MS डुमरी, ठीक है ना, सेम नाम से, ठीक है ना। आप वहाँ पे भी जाके, है ना, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम MS डुमरी और व्हाट्सअप नंबर 8507863061, ठीक है बच्चों। चलिए तो आइए सारे बच्चे 89 नंबर पर राइबोसोम किसके लिए, है ना, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, ठीक है ना। किसके लिए केंद्र स्थल है? देखो श्वसन के लिए बिल्कुल नहीं,
प्रोटीन संश्लेषण के लिए बिल्कुल यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। राइबोसोम में जो होता है ना प्रोटीन का संश्लेषण होता है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों 89 के ना आपके बी आंसर सही चले जाएंगे, 89 के बच्चों आपके बी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए बिल्कुल नहीं, लिपिड संश्लेषण के लिए बिल्कुल नहीं, किसके लिए ओनली प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम है ना केंद्र स्थल होते, याद रखना। आइए सारे बच्चे 90 नंबर पर जरा ध्यान से। तो 90 में कह रहा है मेरे भाई, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मुख्य कारण ये है बच्चों, वापसी मानसून है ना, जब मानसून वापस लौटता है ना तो वर्षा वर्षा होने लगता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 90 के ना भाई आपके सी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। आना सारे बच्चे 91 पे। तो 91 में देखना ध्यान से क्या कह रहा है, परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। तो बाबू रे परमाणु संख्या को ना जेड से निरूपित किया जाता है, किससे मेरे प्यारे बच्चों, जेड से, ठीक है ना बच्चों। तो 91 के मेरे भाई ना आपके बी आंसर 100% सही चले जाएंगे, ठीक है। आना सारे बच्चे 92 नंबर पे, 92 नंबर पे ध्यान से जरा देखना। रासायनिक प्रतिक्रिया में ए क्यू प्रतीक क्या दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया में या प्रतिक्रिया में ए क्यू जो होता है ना एक्वस फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक्वस मतलब विलियन टाइप में, ठीक है ना। प्रतीक क्या दर्शाता है, तो बच्चों ये जलीय विलियन को दिखाते हैं, बिल्कुल ये वाली बात सही लिखल। अम्लीय विलियन बिल्कुल नहीं, क्षारीय विलियन बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, जलीय विलियन। ए क्यू का मतलब है ना एक्वस फॉर्म में अर्थात जलीय विलियन के रूप में। तो 92 का बच्चे आपको ना ये आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है ना। आना 93 नंबर पर ध्यान से जरा। निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। गहने मतलब ज्वेलर्स के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। सोना तो सभी लोग जानते हैं, सोना का यूज तो 100% होते हैं, और चांदी के भी यूज होते हैं ना। गहने बनाने में प्लेटिनम के भी होते हैं। तो यहाँ पे इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। और कभी भी इनमें से सभी दिया रहे ना तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना, जब सोना चांदी होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे सभी दिया, तो ऑलरेडी यहाँ पे सभी होता है ना। हाँ, अगर यहाँ पे ए भी दिया रहता तो सोचने वाली बात होता, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसे दिए नहीं है ना। प्लेटिनम भी है, चांदी भी, सोना भी, जब दो का यूज होवे करेगा तो तीसरा भी आप समझिए कि होवे करेंगे, तो यहाँ पे उपयुक्त में से सभी चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 93 के बाबू ने यहाँ पे आपके डी आंसर 100% सही जाएंगे, ठीक है। आना 94 पे सारे बच्चे ध्यान से जरा। तो बच्चों 94 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है ना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो बच्चे से आप लोग जानते होंगे चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा बच्चों, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे बाबू रे 94 का ना आपका ये आंसर यहाँ पे सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग 94 नंबर भी देखे लिए। चल, तो बच्चों 95 में आप लोग का दिया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, ठीक है बच्चों। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया अवतल लेंस, बी में दिया अवतल दर्पण, सी में दिया उत्तल लेंस और डी में दिया प्रिज्म। तो सारे बच्चे याद ना बच्चों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ना प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म जो होता है ना वो कांच के बने होते हैं कुछ इस टाइप के, ठीक है ना। और क्या होता है जब प्रिज्म पे ना जब प्रकाश डाला जाता है, जब श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। कितने रंगों में टूट जाता है मेरे भाई, 7 रंगों में टूट जाता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें ये रंग प्राप्त होंगे ROYGBI भी है ना, मतलब लाल, पीला, हरा, नीला है ना, बैगनी, ये सब प्राप्त होंगे, ठीक है ना। चलिए याद रखना। और ये जो प्रिज्म होता है ना, एक साधारण प्रिज्म बच्चों याद है ना 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 5 सतह होते हैं, 5 भाग होते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए बढ़ेंगे 96 नंबर की तरफ। सारे बच्चे 96 पे ध्यान दीजिएगा। चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, चाल और समय से क्या प्राप्त किया जाता है बच्चों, तो याद रखना बच्चों त्वरण की ही फॉर्मूला होते हैं, चाल बट्टा समय है ना। चाल समय किससे संबंधित है, त्वरण से बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे त्वरण आपके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है बाबू रे। तो यहाँ पे 96 के ना आपके डी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है ना। आ जाना सारे बच्चे 97 पे। व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया है, कितने मानदंडों का उपयोग किया। तो आप सारे बच्चे याद ना बच्चों 5 मानदंडों का उपयोग किया। कितने का है ना, 5 का यूज किया, ठीक है ना। याद ना वो 5 बात, मोनरा, प्रोटिएस्टा, फंक्स, पौधे और क्या हो जाएंगे आपके जानवर, और आपके क्या हो जाएंगे जानवर। इसको 5 भागों में बांटा था, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चे याद रखना है ना, इसको कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। चलिए, और आना 98 पे सारे बच्चे, वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित नहीं करता, वो कौन सा कारक है। प्रकाश की तीव्रता है ना ये, या फिर वायु के वेग, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑक्सीजन हो जाएंगे, O2 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर प्रकाश ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करेगा। वायु का वेग भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रभावित करेगा, लेकिन ऑक्सीजन कोई प्रभावित करने वाला नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों 98 के आपके ना डी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए 99 पे सारे बच्चे को ध्यान देना मेरे भाई लोगों को, ठीक है ना। तो देख सकते हो 99 में क्या याद रखा है, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड हो और उनकी आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग धैर्य है ना का मान सेंटीमीटर में होगा, कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे तरंग धैर्य का सूत्र बनेगा चाल और बट्टा में बनेगा आवृत्ति। बट्टा में क्या बनेगा मेरे भाई, आवृत्ति बनेगा, ठीक है ना। तो चाल क्या लोगे आप लोग 340
आवृत्ति क्या लोगे आप नीचे में दोगे 1700 दिया है ना, यहाँ पे देख सकते हो आवृत्ति 1700 दिया है, 1700 कर दो। अब 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे 17 दूनी कितने होता है 34 होता है, आप लोग जानते हो ना 17 दूनी कितने होता है 34 होता है ना। अगर आप इसको काटोगे नहीं तरीका से तो 17 दूनी 34 होता है ना, तो 0.2 आएगा। कितना आएगा मेरे पास 0.2 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो 0.2 आएगा ना काटने के बाद ये तो मीटर में आ जाएगा, बट हमको तो आंसर सेंटीमीटर में लाना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200, पॉइंट के बाद एक अंक लेना तो 20 है ना, क्या आ जाएगा 20, 20 के बाद पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो बच्चों 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 99 के बच्चों ना आपके बी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। 99 के बी आंसर आपके सही चले जाएंगे। आप 1700 से 340 में भाग करके खुद से देखना 0.2 आएगा, ठीक है बाबू। चलिए सारे बच्चे 100 नंबर सवाल पे आ जाना ध्यान से, ठीक है ना। देखो 100 में क्या दिया है, यौगिक जिसका अनुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र अलग हो वे क्या कहलाते हैं बच्चों। तो ये मेरे भाई कहलाते, याद रखना समायवयवी कहलाते। क्या कहलाते हैं समायवयवी कहलाते, ठीक है ना बच्चों। तो 100 के बच्चों आपके ना सी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है ना। और मैं जाते जाते आप लोगों से प्यार सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज एक प्यार सा आप लोग कमेंट करना, और आप लोग किस जिला से देख रहे हो ना, आप लोग जिस जिला से देख रहे हो ना उस जिला का भी नाम एक बार मुझे कमेंट करना, ठीक है ना, ताकि मुझे भी तो पता चल जाए कि आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। चलिए सर बच्चे 101 पे ध्यान देना। जैव विधृत कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। और जो कचरा रहता है ना, कूड़े कचरे है ना, इसका यूज हम लोग किस में करेंगे, खाद के रूप में। किस रूप में कर सकते हैं, जैव खाद बनाकर, इस साइकिलिंग करके, पुनः प्रयोग करके, या इसे बर्बाद करके, ठीक है ना। देखो तो हम लोग इसको जैव खाद बनाकर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में साग सब्जी के छिलके, गोबर, घास पत्ते होंगे, तो इसको फिर से सड़ा क्या बना सकते हैं, जैव खाद बना सकते हैं ना। सजीव चीज से जो भी उत्पाद होता है ना उसको हम लोग जैव खाद बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 101 के ना बच्चों आपके ये आंसर यहाँ पे सही चले जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 102 नंबर की तरफ। प्लाज्मा झिल्ली है ना किससे बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन से तो बिल्कुल नहीं, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बिल्कुल नहीं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और है ना फोलिपिड से बिल्कुल, हाँ इसी से बने होते हैं आपके प्लाज्मा झिल्ली, याद रखिएगा। तो बच्चों 102 के ना आपके सी आंसर यहाँ पे 100% सही चले जाएंगे, ठीक है। आना सारे बच्चे 103 नंबर पे ध्यान से जरा। क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। देखो क्योटो सम्मेलन हुआ था ना, तो उसमें बहुत सारे देश भाग लिया था, है ना, और इसमें बातचीत हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के लेकर, ठीक है ना, कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना है, प्रदूषण को क्या करना है, कम करना है, ठीक है ना। इसे ये बातचीत चला था। तो बच्चों यहाँ पे 103 के ना आपके ये आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। आना सारे बच्चे 104 पे लास्ट सेकेंड सवाल आज की क्लास का, ठीक है ना। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, मतलब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। तो आपको मैंने बताया था ना ए मीटर से मापा जाता है ना। विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। और विभवांतर मापने के लिए दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए बच्चों वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और गैल्वेनोमीटर ये सूचित करता है कि मतलब ये एक ऐसा यंत्र है जो ये बताता है कि यहाँ तक करंट पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है ना, ये इसको दर्शाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है बाबू। तो बच्चों ये सवाल आज के आखिरी सवाल, आज के लास्ट सवाल, ठीक है ना। कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि या कीड़े का उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट के लिए बच्चों ने केचुआ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया था मेरे भाई, केचुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग किसान के मित्र कहते हैं, ठीक है ना। इसी का जिसको हम लोग चाली भी बोलते हैं, गाँव घर में क्या बोलते हैं, चाली बोट, जिसको है ना मछली मारते हैं जिसमें बंसी में लगा के, ठीक है ना। तो यहाँ पे केचुआ देख सकते हो कहाँ पे दिया बच्चों, सी में दिया। कहाँ पे दिया मेरे भाई, सी में दिया है। तो 105 के बच्चों ना आपके यहाँ पे सी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ और जाते जाते बस मैं आप लोग से प्यारा सा रिक्वेस्ट करके जाऊँगा कि आप लोग प्यारा सा मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। और आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे, तभी तो मैं आप लोग को वीडियो है ना प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो कम से कम आप लोग तो कमेंट कर ही दो, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ। जब तक ले दीजिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहे, बेहतर स्टडी करते रहे, बाय बाय।